नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और ई संवाद देख रहे हैं आप। आज पूरा दिन खबर फास्ट ई संवाद के जरिए बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के साथ संवाद कर रहा है, चर्चा कर रहा है, सवाल कर रहा है 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता को लेकर, प्रदेश की जनता को लेकर, उनके संकटों को लेकर, क्योंकि ये जो काल है वो कोरोना काल है। इस कोरोना काल में व्यापारियों को लेकर, शिक्षा के खास तौर पर स्तर को लेकर, इसके साथ ही आर्थिक संकट को लेकर तमाम चीजों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कृषि में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, शराब की बिक्री पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम सवाल आज हमारे जहन में जो उठ रहे हैं, जो 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज हमारे साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ बाकी विपक्षी नेता भी देते हुए नजर आएंगे। इन्हीं जवाबों को लेने के लिए आज इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण चौधरी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से तो ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के जरिए ही प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी उनसे अच्छे से रूबरू है। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही किरण चौधरी 1998 में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी चुनी गई। बंसीलाल की पूरी राजनीतिक विरासत को किरण चौधरी ने संभाला और न सिर्फ संभाला बल्कि उसमें 4 चांद लगाए। 2005 में ही किरण चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती भी। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में किरण चौधरी के कई बार मंत्रालय बदले गए। 2014 में किरण चौधरी को विधानसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया, विपक्ष का नेता बनाया गया और कांग्रेस नेता किरण चौधरी का जन्म 1955 में हुआ। किरण चौधरी की जब हम बात करते हैं, देखिए आज जब सवालों से खास तौर पर रूबरू किरण चौधरी जी होंगी और कई सवालों के जवाब हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। देखिए एक ऐसा समय जब कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में रही और कई काम करते हुए जमीनी सतह पर अपने तमाम चीजों को रखते हुए कांग्रेस आगे बढ़ती गई, लेकिन आज जब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस बैठी है तो कोरोना काल के बीच हरियाणा सरकार के साथ किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन नजर आता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही हम ये भी सवाल को करने की कोशिश करेंगे कि जो मंत्रालय उनके पास रहे, उन मंत्रालयों, उन विभागों के साथ आज जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या वो उससे संतुष्ट है या फिर कोई ऐसे सुझाव भी है जो कोऑर्डिनेशन के साथ हरियाणा सरकार के साथ सम्मिलित करके वो रखना चाहेंगे। किरण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आज आप जुड़ रही हैं, तमाम सवाल होंगे और उसके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले किरण चौधरी जी, क्योंकि आज हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो आप तमाम चीजें देख रही हैं कोरोना संकट से उबरने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप जो मेरी जीवनी दिखा रहे हैं वो बहुत ही पूरी तरह से दिखाई आपने। खैर चलिए, बात ये है कि कोरोना संकट जो है, ये महामारी जो हमारे ऊपर आई, इससे निपटने के लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर ही काम करना है। और एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते मैं कम से कम जो है हमेशा आलोचना के जरिए काम नहीं करती, लेकिन विपक्ष का काम ये होता है कि जो ऐसे चीजें हैं जो सत्ता पक्ष के सामने नहीं आती, उनको विपक्ष को उजागर करना चाहिए। और अगर सत्ता पक्ष उन बातों को समझे और सुने और करे तो जो है काम बहुत आसानी से होता है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, हमने इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी, ये बातचीत की, लेकिन इसका जो सरकार का जो दायित्व होता है वो दायित्व ये होता है कि कोई ना कोई इस तरह से रोड मैप बनाया जाए, कोई इस तरह का मापदंड बनाया जाए जिससे परेशानियां कम से कम हो। अब मसलन तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश, और आज जो है हमारे से ये कहा गया कि इतनी सारी मंडियां हमने खोल दी, मंडियां आपने खोल दी, लेकिन आज तक जो है कई मंडियों के अंदर सरसों की खरीद ही नहीं है। ये गांव तो ऐसे हैं मेरे हल्के के तो शाम के अंदर जो जहां पर अभी तक सरसों की खरीद नहीं हुई है। अब समझ नहीं है, तो जोखड़ा, दादम, खरखड़ी, माखवान, झावरी, लक्ष्मणपुरा, बंसरबाग जी, ये यहाँ पर अभी तक खरीद नहीं शुरू हुई है। तो एक नंबर एक बात, तो इसका मतलब ये है कि बिजाई का सीजन आ गया दूसरा,
वो जब खरीद दी हुई है तो वो बिजाई कैसे करेंगे किसान? अपने आप सरकार ने ये कहा कि हमने जो है इतने लाख मीट्रिक टन जो है खरीद कर लिए इसकी फसल। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, खुद ही कह रहे हैं कि 25,000 लाख टन जो है इसकी हमने भुगतान करा। अब ये भुगतान भी जो कर रहे हैं वो भुगतान अभी तक किसानों के खातों के अंदर नहीं गया है। ये आरटीओ को अगर सीधा दे दे, आरटी दे दे तो भी बात बन जाती है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कोई बीच की एक कंपनी है, किसी ने मेरे को एक अभी व्हाट्सएप करके दिया कि कोई टेक्नो प्रोसेस करके कंपनी है, इस कंपनी को जो है पैसा दिया जा रहा है, फिर आरटीओ के पास आएगा, फिर किसान के पास जाएगा। तो आप ये जो इतना जो समय लग रहा है और ये पैसे का जो इतना गोलमोल बीच में हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है पैसा और क्यों इतना समय लग रहा है? किसान जो है उसकी जो बिजाई अगले सीजन की नहीं हुई है वो आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन जो किसान परिवार है वो तो मर गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये सारी चीजें जो हैं ये सरकार की जो नियत है वो दर्शाती हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। एक तरफ तो आपका जो है घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ये इसके शराब से आपने देखा कि शराब बंदी पूरी तरह से थी, इसके बावजूद जो है जो परमिट बांटे गए हैं। अब एफसीईसी का गठन करा है, इसके बाद ये संभाले जा रहे हैं। ये चाहिए था कि 26 मार्च तक जो है सारे के सारे गोडाउन जो है इनको चेक कर लेना चाहिए था। सारे L1 और L13 जो हैं उनके स्टॉक चेक करने चाहिए थे, सारे एक्साइज के जो गोडाउन हैं उनको चेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो जब ये सारी चीजें ऐसे होती हैं तो सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो है उसकी इच्छा शक्ति जो है वो या तो खत्म हो चुकी है या ये घोटाले जो है उसको करने के अंदर लोग जो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए असमर्थ। बिल्कुल किरण चौधरी जी, इन तमाम चीजों को लेकर रणदीप सुरजेवाला भी सामने आए थे कुछ ही दिन पहले और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, चाहे कृषि को लेकर बात की जाए, चाहे आबकारी शुल्क को लेकर बात की जाए, उन पर जब उन्होंने सवाल उठाए थे तो सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल लगता है कांग्रेस साथ नहीं देना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगी? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा दिखाया है, समय समय पर जो है आपने देखा जो है सबसे पहले माइग्रेंट लेबर इंसानों को जो है पूरा किराया जो है वो वहन करेगी। और हरियाणा के अंदर 40 लाख रुपए का है चेक जो है प्रदेश तरफ से जो है वो दिया गया। सारा कुछ हमने यहाँ पे करा है, पहले से अपनी तनख्वाह दी। लेकिन आप देखिए किस तरह से मार्मिक दर्श हम देखते हैं। मेरा तो दिल कम से कम बिल्कुल फट के खत्म हो चुका है कि हम तो आराम से अपने घरों में बैठे, लेकिन वो गरीब जो हजारों मील चलकर अपने घर जाना चाहता है जी, उसके साथ जो है कि उसके सिर पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसको भूखा मारा जा रहा है। ये सारी चीजें हैं हमारे सामने हैं। विपक्ष जो है कि ये मैं सकारात्मक तरीके से ये बात कर रही हूँ। विपक्ष क्या कर सकता है? काम तो सत्ता पक्ष है उसने करना है, जो सरकार है उन्होंने करना है। हम तो केवल अपने सुझाव दे सकते हैं और वो सुझाव और जो हम करते हैं वो हमने करें। अब मसलन तौर पे आपको मैं बताती हूँ, हमारा क्षेत्र है पानी, महेंद्रगढ़ और दादरी, ये पार्लियामेंट क्षेत्र है जी। ये लॉकडाउन के सब पहले दिन एक हफ्ता मेरे ख्याल में हुआ था। श्रुति चौधरी जो यहाँ से पहले उन्होंने एक नंबर जारी करा, इसके जरिए आप व्हाट्सएप अपना सारा जिसको भी जो दवाइयाँ चाहिए वो पर्चा अपने नाम और नंबर के साथ और एड्रेस के साथ आप भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर आप जिसको जो है आपको पैसे जो है दवाइयाँ भिजाएंगे। आज मेरे ख्याल में 23,000 को इन तीनों जिलों के शुल्क दवाइयाँ ये एक रिकॉर्ड होगा, समझ रहे हैं जी। इस तरह से 60,000 लीटर जो है इन तीनों जिलों के अंदर भिजवाए
सरगढ़ और दादरी सैनिटाइजर भिजवाए, गांव-गांव के अंदर आके वहाँ पे गांव को हम सैनिटाइज करते हैं। अपने जो संगठन जो समाज सेवी संगठन है, वो लोग खाना खिला रहे हैं, तो हम्म। सब अपने-अपने काम से जुटे हैं। बिल्कुल किसी ने किरण जी, मैं अपनी माफी जिम्मेदारी चाहूंगी। देखिए, अब नहीं। तक आपने जो कहा, ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बात की और किस तरह से कांग्रेस तमाम चीजों को खास तौर पर करने की कोशिश कर रही, तमाम प्रयास करने की कोशिश कर रही है, उसकी आपने जानकारी दी। लेकिन आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण फिलहाल हम एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आवाज ठीक से पहुंच पाए और दर्शक ये जान पाए कि कांग्रेस की जो भूमिका है वो कोरोना काल में किस तरह से लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर क्या कुछ कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, किस भूमिका के साथ। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका इस वक्त बहुत अहम हो जाती है, जब गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और मिडिल क्लास लोग भी, खास तौर पर व्यापारियों की हम बात करें, हम शिक्षकों की बात करें, हम छात्रों की बात करें, हम हर एक वर्ग की अगर हम बात करते हैं, हर एक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इस वक्त तमाम परेशानियों के साथ लगातार सेक्टर्स जूझ भी रहे हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इन तमाम परेशानियों को प्रदेश में सुलझा सके। हालांकि अभी तक अगर कोरोना के हम आंकड़ों की बात करते हैं हरियाणा में, तो वो बहुत ही कम नजर आते हैं। और एक बार फिर से किरण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण चौधरी जी, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की, आपने भी जिस तरह की जानकारी दी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि आबकारी विभाग भी आपके पास रहा है, जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास रहा है, और इस वक्त इन दोनों में ही टकरार चल रही है, क्योंकि शराब की बिक्री और जन स्वास्थ्य, इन दोनों में टकरार इस कदर की, अगर शराब की बिक्री होती है, एक्साइज ड्यूटी उस पर जो लगती है, उससे भले ही राजस्व तो हासिल हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्व एक बहुत अहम चीज है, और उसको राजस्व अगर सरकार के पास नहीं आएगा तो आप जो है डेवलपमेंट के काम आगे नहीं हो सकते हैं। तो राजस्व एक अहम कंपोनेंट होता है हर एक सरकार का, और वो है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात हो रही है। आप एक तरफ राजस्व की चाहते हैं आप, क्योंकि ऐसी महामारी है, 5-5 रुपया जो है आम जनता से, आम हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे तक मांगे जा रहे हैं, किसानों से उनका योगदान मांगा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप अपने ही राजस्व को चपत लगवा रहे हो, तस्करी करवाकर। आप समझ रहे हैं? ये अगर पैसा सरकार के कोष के अंदर आए तो ये जनता के हित के लिए काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो पैसा सरकार का है और सरकार को मिलना चाहिए, वो तस्कर जो है खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। आज भी जो डिस्टिलरीज हैं, कई ऐसी डिस्टिलरीज हैं बहादुरगढ़ और इधर, जहाँ पर एक परमिट के ऊपर, एक ट्रक का जो परमिट है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा परमिट, एक ट्रक अलग निकल रहा है। तो ये सारी जो चोरी खुलेआम हो रही है, ये करवाई जा रही है ऑब्वियसली, अदरवाइज ये ऐसे किसकी हिम्मत है ये कर देते। हमारे समय मैं भी मंत्री थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सारे थर-थर कांपते थे। आज जो है ये सारे खुलेआम जो ये हुआ है, आपने देखा किस तरह से पानीपत के अंदर और सारा नीचे शराब को किस तरह से चोरी करा गया। ये हर एक जिले के अंदर ये कहानी है। और खुलेआम मैं तो ये कह रही हूँ कि जब शराब बंदी है, फिर आपने जो है सरकार परमिट जारी कर रही है, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है या नहीं करी गई? लेकिन तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तरफ सरकार को सहूलियत देनी चाहिए, जो किसानों को वो सहूलियत नहीं मिल रही। देखो, ये लोग मांगते नहीं, अपना मेहनत खून पसीने की कमाई करके ये अपना फसल बेचकर अपना निर्वाह करते हैं, किसान जो है। और आज हरियाणा के अंदर हमारी मजबूती जो है अगर है, तो इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारा किसान भाई, हमारे आम जन। अब इनको ही आप अगर सहूलियत नहीं देंगे, इन्हीं को समय पर भुगतान नहीं होगा पैसे का, दूसरी तरफ आप खुलेआम सरेआम जो है तस्कर जो है आपके राजस्व का चपत लगा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जा रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे हाथ किसका है। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। किरण जी, देखिए, किरण चौधरी जी, जब इन्हीं आरोपों को लेकर एक चीज और बताऊंगी इसमें, पूजा जी एक मिनट। अब आप देखिए, एक नया और ये इन्होंने निकाला, ट्यूबवेल कनेक्शन की हम इतने लाख ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। बहुत अच्छी बात है, चलो
सालों सालों से लोगों ने अपने जो है उसमें आवेदन भरे हुए। अब उन्होंने एक उसके अंदर एक वो लगा दी है, एक पॉइंट लगा दिया है कि वो ट्यूबवेल कनेक्शन उसको मिलेगा जो एक फला कंपनी निर्धारित करती है, वहां से जो अपनी मोटर खरीदेगा। अब ये तो बहुत जाती है किसान के साथ। इसका मतलब आप मोनोपोली दे रहे हैं, खुलेआम जो है आप किसी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। किसान को ये कहिए कि भाई अपने पोर्टल के ऊपर तुम अपना आवेदन करो और जहां से मोटर चाहिए अपना ले लो, वो उसकी मर्जी जहां से वो ले। इससे क्या होगा कि मोटरों की कीमत भी नीचे आएगी। लेकिन नहीं, सरकार कह रही है पहले उस कंपनी से मोटर खरीद के लाओ, तो फिर हम आपको फिर से आगे कार्रवाई करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब बिल्कुल। क्या? देखिए किरण चौधरी है जी, ना? आपने जो बातें रखी उन्हीं में से एक सवाल मेरे मन में उठा है कि जब इन आरोपों को लेकर सरकार से सवाल किए जाते हैं तो उस पर भी राजनीति होने लगती है। उसमें भी ये दायरा आने लगता है कि किस तरह से पुराने सालों में बीती सरकारों में क्या कुछ चीजें हुई लेकिन आज सब अच्छा चल रहा है। यानी कि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी पार्टी से सवाल किया जाता है तो उस पर राजनीति होने लगती है और उसी बीच फंसता नजर आता है एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति। क्या कहेंगे इस पर आप? ये भी नहीं, ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती इस बात से जो आप कह रही हैं जी। देखिए, हरियाणा के अंदर 10 साल हो गए, केंद्र में 10 साल हो गए हैं सरकार को। अब जो पुरानी सरकारों के वो कहते हैं ना खड्डे खोद के गए थे, ये बोलते हैं जी। अगर 10 साल में आप भरने लायक नहीं हुए हैं तो फिर आप राज करने लायक नहीं हैं। सरकारें तब चलती हैं जब पूरी सख्ती के साथ जो है अफसरों के ऊपर लगाम लगाई जाती है। आप समझ रहे हैं? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सुचारू रूप से आप तभी चला सकते हैं जब उसके ऊपर आपकी पूरी तरह से पकड़ हो। अगर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ ही नहीं है तो ये सामने ये नजर आएंगी। और ये पकड़ तब नहीं होती जब राजनेता की भी जो नियत है ऊपर वो भी जो है डुलमुल होती है। आप समझ रहे हैं? नहीं तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप से ये काम कर जाए। और राजनीति जो है, विपक्ष का काम होता है कि वो सारी ऐसी बातें जो सत्ता पक्ष सही नहीं कर रहा और जिसके ऊपर हाहाकार मच रही है, उन सारी बातों को सामने लेकर आए। अगर हम नहीं सामने लेके आएंगे तो ये तो अपना स्तुतिगान करते ही रह रहे हैं कि हमने इतने 70 लाख मेट्रिक टन जो है हमने खरीद कर ली है। आज आप जानती हैं कि उठान मंडियों से नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और वो असमर्थ हैं वो मंडियों से वो दाने उठाने के लिए। एक तरफ से कहा जाता है दाने दाना उठाया जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी तब है जब गोदाम के अंदर चली जाएगी फसल। अब गोदाम तक जो है फसल जाएगी नहीं। इतने दिन हो गए हैं, ये अप्रैल में शुरू हुई थी, 15 अप्रैल से मेरे ख्याल में शुरुआत हुई थी, आज मई का जो है एंड के अंदर आ रहे हैं। आज तक जो है उठान नहीं हो रहा है तो किसान जाएगा कहाँ? इनका सारी रोजी रोटी सब कुछ इस फसल के ऊपर निर्भर होती है, जो फसल बेचता है। और इसी बीच बिल्कुल किरण जी, देखिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं देखिए जो आरोप लगते हैं सरकार पर या फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसमें जारी रहता है, लेकिन इस बीच कृषि की जब हम बात कर रहे हैं, उठान की हम बात कर रहे हैं, इसमें आढ़तियों और खास तौर पर किसानों की जो परेशानियां वो बढ़ती हैं। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास रहा है और अब 1000 आंकड़ा पहुंच चुका है हरियाणा का, हालांकि बाकी राज्यों से ये बहुत कम नजर आता है। लेकिन आगे की जो चीजें हुई हैं लॉकडाउन 4 के बाद, क्या आपको लगता है कि उसमें भी और कुछ चीजें की जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य को लेकर हम अपने आप निर्भर भी हो सकें और खास तौर पर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकें? मेरे पास जब ये विभाग था, मैं फॉरेस्ट की भी मिनिस्टर रही हूँ, एनवायरमेंट की मिनिस्टर भी रही हूँ, जल ये पब्लिक हेल्थ भी मेरे पास था। हमेशा मेरा एम्फेसिस इस बात पे रहा था कि जल संरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है और जल है तो स्कंद है, जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज जो है हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा खास तौर से आप देख रहे हैं, दक्षिण हरियाणा पूरी तरह से प्यासा है। राजनीति जो है SYL नहर के ऊपर करी गई, जो एक नहर चौधरी बंसीलाल जी ने खोद कर पूरी बना दी थी, पंजाब की तरफ से बननी पूरी होनी थी, उसका जो है उसके ऊपर इतनी जबरदस्त जो है इलेक्शन के दौरान राजनीति होती है। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल सारा कुछ ठप हो जाता है मामला। हमने तो यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप हमारे को प्रधानमंत्री जी के पास लेकर चलिए,
जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए कि हरियाणा के हक का पानी है ये एसवाइएल का, तो केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर दबाव डालकर क्यों नहीं ये पानी हमारे को लेके आने देती। आज जो है केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी है, और हम चाहे बेशक कांग्रेस के हों, हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। इस नहर के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाए, ये पानी जो हमारे हक का है ये हमें अगर मिल जाए, तो ये परेशानी जो हमारे दक्षिण हरियाणा के किसान को हो रही है ये नहीं होगी। और आज आप जो इस तरह के तुगलकी फरमान जो आप सुना देते हैं कि कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आपने कहा है धान की उगाई नहीं होगी, आपको ये बात अगर तुगलकी फरमान आपने सुनाना था तो पहले वो तैयारी करके उनको नोटिस देना चाहिए था। अब जिन्होंने जमीन जो है ठेके ऊपर ले रखी है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो मारे गए। समझ रहे हैं हम? तो ये सरकार जो है ये इस तरह से जो ढुलमुल जो रवैया के साथ आगे कुछ पीछे कुछ समझ में आती कुछ नहीं, उस तरह से जब ये काम करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आम जनता को उसका भुगतना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब इतना जबरदस्त ये पैकेज की बात करी गई कि इतना बड़ा पैकेज दिया गया। अगर ये पैकेज का सारा अध्ययन आप कीजिए तो आपको समझ आएगी कि असलियत के अंदर आधी स्कीम तो ये पहले ही लागू है, सारा का सारा गोलमोल करा जा रहा है। और इस तरह से अगर काम करेंगे तो फिर कार्रवाई कैसे होगी आगे? ठीक है, आपने इन तमाम चीज़ों की बात की, आपने बताया कि किस तरह से पैकेज की, खास तौर पर पैकेज को लेकर, अब इन्हीं सवालों को लेकर खास तौर पर जब हरियाणा सरकार से भी चर्चा की जाती है कि किस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार का ये साथ में कहना होता है कि ना ही कांग्रेस सरकार इस वक्त हमारा साथ देना चाहती है, ना ही हमसे दूर रहना चाहती है। यानी कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ना ही साथ है ना ही पास है, और साथ ही साथ आरोप भी बन रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, साथ हम साथ किस तरह से दे सकते हैं? हम तो दे रहे हैं साथ जो दे सकते हैं। आपने देखा कि महामारी के दौरान जो सहायता जन जन की कर सकते थे सबने अपने अपने तरीके से करी। हमारे जो प्रवासी जो लोग जा रहे हैं उनके पैसे की मदद हमने सरकार को दी है। एमएलए ने जो है अपनी तनख्वाहें कटवा दी हैं और जो है अलग अलग एमएलए ने एमपीज ने अपने अपने इलाकों के अंदर जो है काम करा है। जैसे मैंने आपको बताया हमने भिवानी महेंद्रगढ़ और इसमें करा। तो ये राजनीति किस बात की है? अब सरकार का जो व्यवस्था करनी, जो पॉलिसी बनानी, वो सरकार का काम है, वो विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम पॉलिसी बनाना थोड़ा है, विपक्ष का काम जो है उसको क्रियान्वित करना थोड़ा है। ये काम तो सरकार का है। कहाँ से वो पैसे लेकर आते हैं, किस तरह से पैसे को एक एक पैसे को किस तरह से उसका पूरी तरह से उसका योगदान हो सके, उसका किस तरह से कार्रवाई उस पर करी जा सके, वो है। वो इनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से हम कटौती करेंगे, कहाँ पे हम लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। जहाँ पर ये गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से मजबूती के साथ ये सारे अपने आप शांत होकर नहीं बैठ जाएंगे जी, लेकिन खुलेआम जब आप ऐसे काम करते हो, मैं तो हैरान हूँ अखबारों के अंदर पढ़ के। मैंने ये पढ़ा, ये बाजरा के अंदर बेचारा एक किसान दिखा रहा है, वो जा रहा है अपने मंडी के अंदर, तो उसकी फसल जो है उसको टोकन नहीं दिया जा रहा। कहते हैं पहले आप एक बीजेपी नेता का आईडी कार्ड, वो जो है विजिटिंग कार्ड आप लेकर आइए। अब आप बताइए, विजिटिंग कार्ड बीजेपी का नेता का लेके आएगा तो उसको टोकन मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, अखबार के अंदर है, बाजरा के अंदर ये वाकयात हुआ है। बिल्कुल। और इसी तरह से इसी तरह से लोहारू के अंदर जो वहाँ पर एसडीएम है उनके खिलाफ जो है आरोप लगे हैं। बिल्कुल किरण जी, देखिए ये एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, आपने जो तमाम चीजें रखी उस बीच आपने खास तौर पर विपक्ष की भूमिका का भी जिक्र किया कि जिस तरह से क्रियान्वयन करने की बात है, क्या क्या लागू होना चाहिए, क्या नए नियम बनने चाहिए, ये सरकार का काम है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस वक्त हरियाणा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आगे कांग्रेस क्या क्या प्रयास कर रही है? नहीं, हम बहुत मजबूत विपक्ष है और हम लोग पूरी तरह से जानकार लोग हैं। आप जानते हैं 5वीं बार तो मैं एमएलए बनी हूँ
लोगों के उन्होंने अपना प्यार और सम्मान जो दिया है, तो हम लोगों की आवाजें उठाते हैं। क्योंकि हमारा काम, अब जब जो एमएलए बने हैं, हमारा काम है कि हम अपने इलाके की समस्याओं को उठाएं। और जो बाकी हरियाणा से मेरे पास तो बहुत सारे लोगों की इधर उधर से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन बातों को उठाते हैं विधानसभा में, कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, ध्यान रोको प्रस्ताव के जरिए, ये सारी चीजें जो हैं प्रश्नों के जरिए, ये सारे हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो हमेशा विपक्ष को पूरी तरह से नकारने का रहा है, और यही कारण है कि ये सरकार सफल नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि जो विपक्ष जो बात उठाता है उसके ऊपर अगर सकारात्मक रूप से सरकार काम कर ले तो सरकार को परेशानी नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि धरातल पे जो हो रहा है, जो सरकार को नहीं नजर आ रहा, जो उसके अफसर उसको नहीं नजर आने दे रहे, वो लोग हमारे को आके बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, आप समझ रही हैं? तो ये चीज अगर इनके समझ में आ जाए तो ये हम इनकी खिलाफत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं है। हम यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए हैं। ठीक है, हम लोगों की आवाज उठाने के लिए हैं, और वो आवाज उठाना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है, और वो ये नहीं रोक सकते हमारे को। और खास तौर से मैं यहाँ पर जहाँ गलत काम होगा, जो किसी जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी सबसे पहले आवाज मैं उठाती हूँ और बेधड़क होकर उठाती हूँ। किरण जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो राय थी खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की ओर से, इन तमाम बातों के साथ कोशिश यही की है हरियाणा सरकार तक, क्योंकि आपने जो जो बातें कही हैं, आपकी तरफ से जो जो कहा गया है कि क्या कुछ आखिर चल रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार भी तमाम दावे करती नजर आती है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया किरण चौधरी जी, हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए, इस संवाद के माध्यम से आज हमारे मंच पर आने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो आज किरण चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, कई आरोप हरियाणा सरकार पर भी लगाए और ये भी कहा कि किस तरह से आबकारी शुल्क को लेकर, यानी कि शराब की तस्करी को लेकर काम किया जा रहा है। कृषि विभाग में उन्होंने कहा कितनी सारी कमियां हैं जिसे पूरा किया जाना चाहिए। तो विपक्ष के तौर पर किस तरह की भूमिका इस वक्त नजर आ रही है हरियाणा प्रदेश की, अगर हम बात करें इस संवाद के जरिए हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका और उसका कोऑर्डिनेशन किस तरह से नजर आता है और इस कोऑर्डिनेशन के साथ क्या काम किया जा रहा है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही कम, लेकिन हाँ, यहाँ ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति चरम पर है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।